Greetings everyone, welcome to Proxy Gyan. Like I already told you in this particular lecture, we are going to discuss on labor laws. लेबर लॉज के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है और इस पर्टिकुलर लेबर लॉ वाले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर को हम कनेक्ट करते हुए आपको चीज़ें बताएंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि लेबर लॉज जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा भी गारंटीड है और उसी कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है कि लेबर लॉज के कंटेक्स्ट में वो एक्शंस ले सकते हैं। और जहाँ तक बात होती है लेजिस्लेशन के पावर की, तो कॉन्करेंट लिस्ट में ये आता है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन पार्लियामेंट दोनों लेबर लॉज के ऊपर कानून बना सकते हैं। तो इसका जो सोर्स है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, फंडामेंटल राइट्स से और प्रियम्बल से निकल के आता है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम उन्हीं एस्पेक्ट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। अब सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लेजिस्लेशंस की बात कर लेते हैं और इस पर्टिकुलर मामले में देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो लेबर लॉज या लेबर वेलफेयर को सपोर्ट करती हैं। सो इट स्टेट्स दैट टू बी कॉल्ड सिविलाइज्ड, अ सोसाइटी हैज टू कंसीड टू इट्स वर्किंग क्लास द राइट टू लिव विथ डिग्निटी एंड सिक्योरिटी एज ह्यूमन बींग्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्किंग क्लास के पास राइट टू लिव विथ डिग्निटी एंड सिक्योरिटी एज ह्यूमन बींग्स होना चाहिए। डिग्निटी और सिक्योरिटी ये आपके आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से निकल के आता है। दिस थिंग फॉर्ड्स एक्सप्रेशन इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बनाया गया इंटरनेशनल लॉ ह्यूमन राइट्स का, यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 1948 का, राइट। प्रियम्बल ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशंस का पुराना नाम लीग ऑफ नेशंस, उसके प्रियम्बल में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में भी इसके बारे में बात की जाती है। वर्किंग क्लास की एस्पिरेशंस को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी रिफ्लेक्ट किया गया। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ और अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन उसने 26 अप्रैल 1949 को अडॉप्ट किया, यहाँ पे मिस्टेक है, ये 26 नवंबर होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बेसिक नेशनल डॉक्यूमेंट है जिसमें गवर्नेंस के प्रिंसिपल के साथ साथ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जिसमें वर्किंग क्लास आते हैं, उनके एस्पिरेशंस को भी दर्शाया गया है, राइट। हमारे नेशनल फ्रीडम और स्ट्रगल में वर्किंग क्लास, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस वर्कर क्लास को बहुत एक्सप्लॉइट करती थी, तो इन वर्किंग क्लास ने भी हमारे फ्रीडम मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और अल्टीमेटली भारत की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई, राइट। तो उन्होंने इस दौरान, हमारे जो लीडर्स हैं, उन्होंने वर्किंग क्लास के प्रति कुछ प्रोमिसेस और प्लेजेस किए थे, जिनको हम आज़ादी के बाद अभी फुल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की जो ट्रिनिटी है, उस पर फंडामेंटल गाइडलाइंस दी गई हैं जो कि लेबर लेजिस्लेशंस को प्रमोट करती हैं, राइट। अब लेबर लेजिस्लेशंस के 3 सोर्स, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी हमने चूज किया, वेलफेयर स्टेट हमने बनाया है और हमने अपने लेजिस्लेशंस को क्या किया है, इंश्योर किया है कि वो फंडामेंटल राइट्स और प्रियम्बल और डीपीएसपी के हिसाब से हों। तो प्रियम्बल में अगर हम बात करें तो प्रियम्बल के कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे डिसीजंस दिए हैं जहां पे अपने आप में ये बात की गई है कि लेबर लॉज इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल के रेस्पेक्ट में एक चीज जान लीजिएगा कि ये एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं रहता, इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके आधार पे संविधान को बनाया जाएगा। तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन 2 काम करता है। हमारे संविधान में प्रियम्बल की भूमिका या इंपॉर्टेंस या महत्वपूर्ण है कि नहीं है, अगर उसको जज करना हो तो हम 2 चीजों से समझ सकते हैं। ये एक तरीके से सोर्स दर्शाता है, यानी कि संविधान में की दी गई कोई भी बात, कोई भी बॉडी, उसका जो सोर्स है, उसकी जो पावर है, उसका जो नेचर है, फिलॉसफी है, वो आपको प्रियम्बल से निकल के आती है। दूसरा, आपका जो उद्देश्य है, जो आप बनाना चाहते हैं, जैसा भारत आप बनाना चाहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व्ड, हम प्रण लेते हैं कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे और ऐसा प्रमोट करेंगे, उसके बारे में यहां पे प्रियम्बल आपको हेल्प करता है, राइट। तो प्रियम्बल में किस तरह के भारत बनाने की कोशिश है?
एक ऐसा भारत जो कि जस्टिस तीनों तरीके की, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों को दे सके, लिबर्टी दे सके, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप की, इक्वालिटी दे सके, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, और आपस में भाईचारा प्रमोट कर सके ताकि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बना रहे। इन सभी प्रिंसिपल्स को हमारे प्रियम्बल में इंश्राइन किया गया है, जो कि अल्टीमेटली एक बेड रॉक फॉर फ्रेमिंग ऑल लेबर लॉज एंड सोशल लेजिस्लेशन काम करता है, राइट, और अल्टीमेटली वर्किंग क्लास को प्रमोट करता है। ये हमारे लेबर लॉज में गोल्डन थ्रेड्स की तरह, इनविजिबल गोल्डन थ्रेड्स की तरह हैं, जो कि वर्किंग क्लास के एस्पिरेशन को बल देते हैं। ये प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशंस, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस, वेलफेयर लेजिस्लेशंस और इवन इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशंस as are heavily lean towards working classes due to philosophy provided in the preamble. फंडामेंटल राइट्स और लेबर लेजिस्लेशंस की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं वो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं जो लेबर्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं या लेबर लेजिस्लेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25-30, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स 29-30, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 से 35। ये सभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हमको पब्लिक, प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम द रिप्रेसिव स्टेट एक्शंस, जुडिशियल डिसीजंस और स्कोप ऑफ द वर्ड स्टेट जो है उसको एक्सपैंड करते हुए नजर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में जो स्टेट का वर्ड का डेफिनेशन है वो डिफाइन किया गया है। स्टेट का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो आपके फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होते हैं वो अगेंस्ट द स्टेट ही अवेलेबल होते हैं। तो ये स्टेट क्या होता है, ये कोई भी अथॉरिटी है, राइट। इट टॉक्स अबाउट एनी अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी, राइट, जिसको कि कानून व्यवस्था के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है। जैसे कि सबसे पहला सवाल आता है कि क्या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्टेट के अंदर आएगा। तो सोम प्रकाश राखी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी जो कि गवर्नमेंट द्वारा संचालित है वो स्टेट के अंदर आ जाएगी। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये सब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अंदर रजिस्टर्ड हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी रजिस्टर्ड है, और सब में ऑल हैव टू फुलफिल द टेस्ट लेड डाउन बाय द कोर्ट इन डीलिंग विद देयर एम्प्लॉइज। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीद। फंडामेंटल राइट्स इन सभी एम्प्लॉइज को, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, चाहे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हो, चाहे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो। फर्दर बात करें तो आपको यह पता रहना चाहिए कि इन सभी के एम्प्लॉइज को प्रोटेक्शन मिलेगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राइट। फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये हम सबको पता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, उनमें रोकथाम जो है वो लगाई जा सकती है। आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, वो कहता है कि इसमें भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, एज एब्सोल्यूट इक्वालिटी इज इम्पॉसिबल, राइट, एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं हो सकती। तो चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले मैटर में 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इक्वालिटी की गारंटी है वो ये कहती है कि किसी भी पर्टिकुलर क्लास के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए लेजिस्लेशन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपने उस ग्रुप ऑफ पीपल में कुछ ऐसे क्लास ऑफ पीपल, कुछ ऐसे लोगों को अलग कर दिया, क्योंकि आपने ये स्टैब्लिश कर दिया कि वो बाकी ग्रुप्स के बराबर नहीं हैं, तो आप उनके ऊपर कानून बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बड़े सिंपल से टर्म्स में हम समझते हैं इस चीज को कि मेल और फीमेल दो जेंडर्स हैं, करेक्ट है। अब मेल और फीमेल जहां तक की बात करें तो प्रोटेक्शन फीमेल को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हिस्टोरिकली, सोशल कंटेक्स्ट, कल्चरल कंटेक्स्ट में बात करें आप, तो आप देखेंगे कि वुमेन क्लास जो है, जो वुमेन जेंडर है, हमेशा से ही डिप्राइव्ड रहा है, सोसाइटी में नेग्लेक्टेड रहा है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे केस में ऐसे जेंडर को प्रोटेक्ट करना। तो उसी तरीके से, क्योंकि ये वल्नरेबल ग्रुप है, तो इसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन लॉज बना सकते हैं। अब आप सवाल करते हैं कि क्यों मेल के लिए भी वही कानून नहीं है, सिर्फ फीमेल के लिए है? क्यों आईपीसी में फीमेल ओरिएंटेड लॉज ज्यादा हैं, पनिशमेंट्स उनकी ज्यादा हैं, मेल के लिए नहीं है? क्योंकि आपकी कंट्री का हिस्ट्री जो है वो फीमेल को प्रोटेक्शन
देने पे मजबूर कर देता है। तो इसीलिए आर्टिकल 14 में वल्नरेबल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कानून बनाया जा रहा है तो उसको क्लास लेजिस्लेशन नहीं घोषित किया जाता, उसको पर्टिकुलरली कहते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इसी तरीके से लेबर लॉज की अगर हम बात करें तो लेबर लॉज में ये साफ हिदायत दी जाती है कि बच्चे किसी भी तरीके से हजार्डस इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे या वुमेन और चिल्ड्रन दोनों को हजार्डस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। ये चिल्ड्रन और वुमेन को वल्नरेबल मानते हुए उनके लिए स्पेशल कानून बनाया जाता है, तो वो अलाउड होता है। लेकिन किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए, जैसे कि अब आप सिंपली कह दें कि यादव कम्युनिटी आज कह रही है कि उसको डेयरी प्रोडक्शन में या डेयरी से रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में मैंडेटरी जॉब चाहिए, उसके लिए सरकार प्रावधान बनाए। तो यादव एज ए कम्युनिटी अदर बैकवर्ड क्लासेस में आने के अलावा कोई और प्रिविलेजेस होल्ड नहीं करती है, किसी भी और तरीके के डिसएडवांटेजेस उसके पास नहीं है जिसके आधार पे उसको कोई स्पेशल बेनिफिट दिया जाए। तो इसीलिए वो क्लास लेजिस्लेशन परमिसिबल नहीं होता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन परमिसिबल होता है। और ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है इसका बेसिस एज, सेक्स, ये सब हो सकता है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 26-27 में चिल्ड्रन और वुमेन को जैसे बचाया गया। नेचर ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन भी हो सकता है, जैसे प्रमोशंस और पब्लिक सर्वेंट्स की बात करें तो उनके लिए नियम कानून अलग बनाए जाते हैं। और डिफरेंट मिनिमम वेजेस फिक्स करनी है तो भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हिसाब से चीजें बनाई जा सकती हैं। ये सब अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वैलिड कहा है। बस इतना सा ध्यान रखना रहता है कि अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो वो रैशनल होना चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। यानी कि किस आधार पे आपने उसको स्पेशल ग्रुप माना है ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। भारतीय दफ्तर मजदूर मंच वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 के मामले में यह हेल्ड हुआ था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ P&T डिपार्टमेंट into regular employees and casual employees for the purpose of paying the latter less than minimum payable to regular employee is not tenable and violation of article 14-16 of constitution। अब इक्वालिटी के संदर्भ में करंटली जो मामला आता है वो दो लोगों के लिए आता है। अभी रिसेंट डिबेट्स भी काफी होती हैं इस पे। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक रिकॉग्नाइज्ड फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि एक वर्कर को मिलते हैं, पर अगर स्विगी या जोमैटो का डिलीवरी बॉय है जो कि पार्ट टाइम डिलीवरी करता है, दिन में काम करता है, रात को डिलीवरी करता है, तो क्या उसको लेबर लॉस के बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए? तो हाल फिलहाल में ये डिबेट जो है प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स के लिए डिबेट में आ रहा था, बड़ा प्रचलन में था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो भी लेबर चाहे पार्ट टाइम हो चाहे कैजुअल हो वो भी लेबर लेजिस्लेशंस के बेनिफिट्स को ले सकता है और अप्लाई कर सकता है, ये वो भी बेनिफिशियरी है, राइट। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर इज अपोज टू आर्टिकल 38 क्लॉज 2 जहां पे कहते हैं कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को भी स्टेट कम करेगी। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्लॉज 2 में कॉन्स्टिट्यूशन भी गारंटी करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजंस इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस। यानी आर्टिकल 16 और क्लॉज 1 क्लॉज 2 में कहा जाता है कि सबको बराबरी से अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पे भी बात सरकारी सेवाओं में, सरकारी अनुसंधानों में काम करने की होगी, राइट। और बैकवर्ड और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन परमिट करता है क्लॉज 3, 4, 5 आर्टिकल 16 का। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 14 का इंटर रिलेशन और आर्टिकल 16 का सपोर्ट लेबर लॉज को एक जैसा बनाने में मदद करता है, फ्रेमर्स ऑफ द लॉ की। उसी के बाद बहुत सारे और आर्टिकल्स हैं जिनको हम अभी यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 आपको यह फ्रीडम देता है कि आप किसी भी तरह का एसोसिएशन बना सकते हैं, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और टू कैरी एनी ट्रेड बिजनेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि लेबर लेजिस्लेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं रखा जाएगा ऐसी सर्विसेज से, ऐसी यूटिलिटीज से जिससे कि वो अपनी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को बेटर कर सकता है। समय के साथ सोशल नीड्स को ध्यान में रखते हुए
कोर्ट्स ने भी अपना लिबरल और वाइड इंटरप्रिटेशन लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को जोड़ा। बड़ा लीडिंग केस है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का, जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 21 जो है, अनुच्छेद 21, ये सिटीजन को एक अधिकार देता है कि वो डिग्निटी के साथ जी सके, उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984। यहां पे गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर और लेबर लॉज को इस तरीके से एनफोर्स करे कि एक वर्कर की लाइफ ह्यूमन डिग्निटी वाली हो। एक ओल्गा टैलिस के जजमेंट में 2006 में बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओल्गा टैलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 का जो जजमेंट है, अगेन सेम पोजीशन को रीडिफाइन किया गया। ओल्गा टैलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आर्टिकल 23-24 की बात करें तो ये अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपको बचाता है। आर्टिकल 23 का क्लॉज 1 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, किसी भी तरीके का फोर्स्ड लेबर नहीं होगा, और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है अगर किसी ने जबरदस्ती फोर्स लेबर करवाया या ह्यूमन ट्रैफिकिंग करी। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 में यह मामला सामने आया कि लेबर और सर्विसेज जिसमें मिनिमम वेजेस गारंटीड नहीं है, वो फोर्स लेबर कंडीशन के अंदर आता है। लेबर और सर्विसेज फॉर अ रेम्यूनरेशन लेस देन मिनिमम वेजेस इज कॉन्स्टिट्यूटेड, इज अमाउंट इज कॉल्ड एज फोर्स लेबर। इसमें जस्टिस भगवती को एक पत्र लिखा गया था जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बुरी दशाओं के बारे में बताया गया था। एशियन गेम्स की बिल्डिंग बन रही थी, सरकारी काम हो रहा था, और उसमें जो वर्कर्स के साथ प्रेशर और मिसट्रीटमेंट हो रहा था उसके बारे में जस्टिस भगवती को बताया गया। जस्टिस भगवती को फादर ऑफ पीआईएल इन इंडिया भी कहा जाता है। तो उसमें रिट पिटीशन डाली गई। कोर्ट ने इस मामले में इंटरफेयर किया और देखा कि ये लोग जो गरीबी से, डिसेबिलिटी से, सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे हैं, वो अभी तक नॉर्मल प्रोसेस से कोर्ट को अप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, और इससे अल्टीमेटली पब्लिक का एक सेक्शन है जो कि इंजर हो रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि अब आपको रिट पिटीशन के माध्यम से आने की सिर्फ जरूरत नहीं है, आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में भी हमारे सामने आ सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और कहा कि पुअर मासेस भी हमारे पास पीआईएल के माध्यम से आ सकती हैं। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि गवर्नमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर और लेबर लॉस के रेस्पेक्ट में ह्यूमन वर्कर को लेबर वर्क विद डिग्निटी देगी। नीरजा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के मामले में 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जहां कहीं भी वर्कमैन को जबरदस्ती काम कराया जाए, फोर्स लेबर कराया जाए बिना पैसे के या एक मिनिमम नॉमिनल पैसे पे, तो माना जाएगा कि यह बॉन्डेड लेबर है, और एम्प्लॉयर और स्टेट गवर्नमेंट को साबित करना पड़ेगा कि उसने ऐसा नहीं कराया। कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 23 में बॉन्डेड लेबर नॉट ओनली बी आइडेंटिफाइड एंड रिड्रेस्ड बट ऑल्सो बी सुटेबली रिहेबिलिटेड। इट इज इंपॉर्टेंट कि सिर्फ उसको काम देना नहीं है, बॉन्डेड लेबर को आइडेंटिफाई करके रोकना नहीं है, बॉन्डेड लेबर से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको समाज में वापस उसकी इज्जत और उसका रोजगार दिलाना है, रिहेबिलिटेशन कराना है। आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा गया कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन 14 साल से कम आयु के बच्चे को किसी भी फैक्ट्री में, माइन में, हजार्डस वर्क में इन्वॉल्व करना गलत है, नहीं कर सकते। एक बच्चे का अधिकार है कि वो 14 साल की आयु तक कोई काम ना करे। आइडिया है चिल्ड्रन की हेल्थ और वेलबींग को प्रोटेक्ट करना। हालांकि ये जो आर्टिकल 24 है ये थोड़ी प्रोहिबिशन लगाता है, पूरी प्रोहिबिशन नहीं लगाता। 3 तरह की जगहों पे कहता है फैक्ट्रीज या माइन, अगर हजार्डस वर्क है तो नहीं कर सकते, लेकिन जहां पे लेस स्ट्रेनस वर्क है, जैसे कि सब्जी बेचना है पिता के साथ, खेतों में काम करना है पापा के साथ, परिवार के साथ, या ठेला लगाना है, खाने पीने का आइटम बेचना है, तो यहां पे 14 साल से कम आयु के बच्चों का एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 24 के अंडर प्रोहिबिटेड नहीं है। आर्टिकल 24 14 साल से कम आयु के बच्चों का एम्प्लॉयमेंट हाजार्डस इंडस्ट्री में रोकता है। आर्टिकल 32 और 35 की अगर हम बात करें, 32 से 35 की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी आपके पास ये पावर है
कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये एक वर्कर के पास भी अवेलेबल है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक इनोवेटिव काम किया है, PIL नाम की सुविधा निकाली है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जहां पे जस्टिस टू द पुअर और वीकर सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी को प्रोवाइड किया जा सकता है। ये एक पावरफुल टूल है फॉर पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स एंड सोशल एक्शन ग्रुप्स कि ये पूरे समाज को एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस से बचा सकते हैं। हमने देखा कि पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, ये सभी मामले ये सुप्रीम कोर्ट ने PIL के माध्यम से निस्तारित किए हैं और गरीब वर्ग को, इलिटरेट वर्कमैन को जस्टिस, इंसाफ दिलाया है। उसी सिलसिले में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात होती है और सोशियो पॉलिटिकल कंटेंट ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम की बात होती है और वेलफेयर स्टेट आपको दिखता है। अर्लियर डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में DPSP पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि DPSP कहते थे कि एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन केशव नंदा भारती केस के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने DPSP को भी कंसिडरेशन में लेना स्टार्ट कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती के केस में बताया कि फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल हैं। एक व्यक्ति याचिका डाल सकता है उनके वायलेशन के लिए, उनके अपमान के लिए। DPSP को एनफोर्स कराने के लिए, लागू कराने के लिए याचिका नहीं डाल सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि DPSP फंडामेंटल राइट से कम है या कमजोर है। DPSP और फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, अपोज नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और भी चीजें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स तब तक गारंटी नहीं हो सकते किसी इंडिविजुअल को जब तक DPSP पूरे तरीके से इंप्लीमेंट ना किया जाए। पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड या एब्रोगेट करने के लिए पूरी तरीके से कॉम्पिटेंट है, बशर्ते वो किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लागू कराने के लिए हो। अगर DPSP को लागू कराना है और कोई मौलिक अधिकार छीनना है तो पार्लियामेंट के पास ये पूरी पावर है। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये मामला आया जहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहा गया कि इसको आपको फंडामेंटल राइट्स के साथ हार्मोनियसली कंसीडर करना है और फंडामेंटल राइट्स से कम नहीं मानना है। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसी तरीके से कोई भी ऐसा लॉ जो कि DPSP के हिसाब से नहीं है, इनकंसिस्टेंट है और अनरीजनेबल है, उसको सही लॉ नहीं माना जाएगा और उसको हटा दिया जाएगा। कस्तूरी वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1992। तो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लेबर लॉज की बैकबोन बन जाते हैं, जिसपे सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 38 क्लॉज ए। आर्टिकल 38 क्लॉज ए क्या कहता है? कहता है कि जो स्टेट है, रूल करने वाला है, उसको वेलफेयर ऑफ द पीपल प्रमोट करना है। कैसे? एक सोशल ऑर्डर बना के। ये सोशल ऑर्डर में होगा क्या? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस होगी और सभी को नेशनल लाइफ जीने का एक जरिया मिलेगा। इसी में स्टेट को डायरेक्ट किया गया है कि आपको इनइक्वालिटी को कम से कम करना है विथ रिस्पेक्ट टू इनकम और हर तरह की इनइक्वालिटी को खत्म करना है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज अमंग्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस। आर्टिकल 39 ये भी डिक्लेयर करता है कि सरकार कानून बनाते समय सिटीजन्स को, महिलाएं और पुरुष दोनों को एक समान ट्रीट करेगा और दोनों के पास एक समान मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होने चाहिए। जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं कम्युनिटी के, संसाधन जो है कम्युनिटी के पास, उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि कॉमन गुड हो सके, किसी एक का बेनिफिट ना हो। इकोनॉमिक सिस्टम इस तरीके का हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ यानी इनकम, पैसा एक गुट के पास, एक सेक्शन ऑफ पीपल के पास ना जमा होने लगे और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इस तरीके के ना हो कि आम आदमी को दिक्कत हो, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ प्रमोट करिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए बोथ मेन और वुमेन के लिए। हेल्थ और स्ट्रेंथ जो वर्कर्स की है, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो या कोई भी टेंडर एज का बच्चा हो, आपको उसको अब्यूज नहीं करना है। द सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर द वोकेशंस अनसूटेड टू देयर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव मनी डजंट मीन आप उनसे कोई भी काम करा लें। इकोनॉमिक नेसेसिटी के चलते आप उनको ऐसे धंधे, ऐसे काम नहीं करवाएंगे जो कि उनके जीवन व्यापन के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनकी क्षमताओं के लिए घातक है, उनके जीवन
के लिए घातक है। चिल्ड्रन को आपको पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज देनी है ताकि वो हेल्दी मैनर में खुद का विकास करा सके। एक चिल्ड्रन, एक बच्चा डिग्निटी और फ्रीडम के साथ एक्सप्लॉयटेशन से बचते हुए अपने मॉरल और मटेरियल इंप्रूवमेंट को करा सके, ये स्टेट का काम है कि ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराए। उसी सिलसिले में आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 ये भी 3 इंपॉर्टेंट डीपीएसपीज हैं जो काफी मदद करते हैं लेबर लॉस को बनाने में। आर्टिकल 41 स्टेट को डायरेक्ट करता है कि अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से जितना भी संसाधन स्टेट के पास है वो कोशिश करेगा कि राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, अनडिजर्व्ड वांट मिले। यानी स्टेट अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से सबके राइट टू वर्क को सिक्योर करने की कोशिश करेगा, राइट टू एजुकेशन कोशिश करेगा, और अगर किसी वर्ग को ओल्ड एज की वजह से, बीमारी की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से या कोई भी अनडिजर्व्ड वांट की वजह से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा है, तो उसको पब्लिक असिस्टेंस दो। आर्टिकल 42 कहता है कि स्टेट के पास ये पावर है और स्टेट को कोशिश करना है कि वर्किंग कंडीशंस जस्ट और ह्यूमेन हो सकें और मैटरनिटी रिलीफ महिलाओं को, प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाए। आर्टिकल 43 कहता है कि स्टेट्स जो है वो कोशिश करेगा सभी के बीच में एक ऐसा कानून बनाने की कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इन अदर वे सभी वर्कर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या जो लिविंग वेज पे काम कर रहे हो, उनको एक डिसेंट वर्किंग कंडीशन मिले, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले और वो पूरी तरीके से सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठा पाएं। स्टेट कोशिश करेगा कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को और कोऑपरेटिव बेसिस पे रूरल एरियाज में प्रमोट किया जाए। ये सभी आर्टिकल्स कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि लेबर लेजिस्लेशंस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स पे, फ्रीडम ऑफ बिजनेस पे। लेकिन फ्रीडम ऑफ बिजनेस पे ये जो लेबर लेजिस्लेशंस है रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ना, क्योंकि आपको धंधा चालू करना है तो आपको वर्कर को प्रोटेक्ट करना है, राइट? तो एम्प्लॉयर को मिनिमम बोनस ड्यूरिंग अ ईयर ऑफ लॉस दे पे करना ही पड़ेगा। जलान ट्रेडिंग वर्सेस एनी, सुप्रीम कोर्ट 1979। आर्टिकल 43A है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया था, जिसमें कहता है कि स्टेट बाय सुटेबल लेजिस्लेशंस will try to ensure participation of workers in management of undertaking, establishment of other organizations engaged in any industry, right? This would mean that the workers would no longer be hired laborers but partners. Hindustan Tin Work versus Employers 1979, Gujarat Steel Tubes versus Mazdoor Sabha 1980. In this, the success of the enterprise would have a share in the profits. All these are fine, but Article 51A फंडामेंटल ड्यूटीज डालते समय किसी भी तरीके का मॉरल ऑब्लिगेशन स्टेट पे नहीं क्रिएट किया गया। तो यहां पे हमने देखा कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज हैं जो कि लेबर लेजिस्लेशन को सपोर्ट करते हैं और ग्रो करने में मदद करते हैं। अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से कोर्ट्स ने इंटरवीन किया है लेबर लॉस को इंप्लीमेंट करने में, और फिर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट लेबर लॉस को, राइट? कोर्ट के इंटरवेंशन को डिस्कस करेंगे और इसके बाद इंपॉर्टेंट लेबर लॉस जो हैं उनको डिस्कस करना है हमें, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया, और साथ में हमें 4 इंडस्ट्रियल कोड्स जो अभी आए हैं उनको भी एक बार चेक करना पड़ेगा, जो कि वेजेस में है, वर्किंग कंडीशंस में है, हेल्थ पे है, सोशल सिक्योरिटी पे है और इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे है। इन सभी 4 कोड्स को हमें भी डिस्कस करना पड़ेगा और ये सभी डिस्कशन हम आपके साथ अगले लेक्चर में करेंगे। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज सब्सक्राइब टू प्रॉक्सी ज्ञान चैनल। इस चैनल में ईपीएफओ एग्जाम से रिगार्डिंग पूरा जो लेबर लॉज है हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं।